हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 213। इससे पहले इस कहानी के 212 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रोहान ने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर वो अपना लैपटॉप का बैग लेने के लिए सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया। वहाँ पहुँच उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और फिर अपने लैपटॉप को बैग में रखकर वहाँ से जाने लगता है। इतना आप देख चुके थे, चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। रोहान अपना लैपटॉप का बैग उठाकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसने दरवाजे पर रूही को खड़े हुए देखा। रोहान ने भी अब रूही को इग्नोर किया और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। और तभी रूही बोलती है कि ऐसा भी क्या कर दिया है कि आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं मुझसे। रोहान प्लीज़, आप इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रहे हैं मुझसे। तो रोहान भी अब रूही की बात सुनकर एकदम से रुक जाता है और फिर उसने पलट कर रूही की तरफ देखा और थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है शादी करना, रिश्ते निभाना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान होता है। तुमने मन में ये सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर तनु से शादी कर लूँगा और फिर अपने मन में न जाने क्या कुछ भर लिया, क्या कुछ गुड़ गोबर कर दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझसे एक बार कंसल्ट तो कर ले। एक बार नहीं सोचा कि अपनी रिपोर्ट के बारे में अपने पति को तो सच सच बता दें। नहीं, तुम तो चाहती हो कि मैं नाराज़ भी ना रहूं तुमसे। रूही उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि रोहान प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था, मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। ये थोड़ी ना था कि मैं आपको छोड़ना चाहती थी, मैं तो आपके बिना मर जाती, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो फिर खुद ही सोचिए मैंने ये फैसला कितनी मुश्किल से लिया होगा। रूही अभी ऐसे ही बोलती रहती है, लेकिन रोहान ने पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखा और वो वहाँ से तेज कदमों के साथ चला जाता है। शायद उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी और वो रूही से बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए रोहान बिना किसी जवाब के वहाँ से चला जाता है। रूही रोहान को जाता हुआ देख रही थी और एक बार फिर से उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो जाती हैं। उसे लगा कि शायद रोहान मजाक कर रहा होगा, वो उससे नाराज़ रह ही नहीं सकता है, लेकिन इस बार तो सच में रोहान उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। उसे रूही की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसने रोहान का नाम कैसे तनु के साथ जोड़ दिया, उसे शादी करने के लिए कितना ज़्यादा फोर्स किया। तो रूही अभी नम आंखों से रोहान को जाता हुआ देख रही थी और तभी पीछे से किट्टू ने कहा कि रूही रूही बच्चा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, ऐसे क्या हो गया है तुम दोनों के बीच में। रूही जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करती है और फिर चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लेकर पीछे पलटती है और किट्टू की तरफ देखकर बोलती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ है मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है। किट्टू ने भी अब रूही की आंखों में देखा और फिर बोलती है कि झूठ मत बोलो रूही, मुझे सब पता है। जिया दी ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना, तो फिर मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम के बारे में जानने के। अगर तुम रोगी तो फिर मैं जिया दी को क्या मुंह दिखाऊंगी। तुम्हारी आंखें ही बता रही हैं कि तुम्हारे और रोहान के बीच में कुछ तो हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच में। रूही अब अपना दर्द कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर रोते हुए बोलती है कि मेरी ही गलती है मम्मी, सब मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है। मैंने ना जाने क्या कुछ सोच लिया था अपने मन में, जिसके चलते रोहान मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। किट्टू ने अब रूही के हाथों को प्यार से पकड़ा और फिर उसे कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। फिर उसे प्यार से बेड पर बैठाती है और अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुराकर बोलती है कि ठीक से बताओ तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, अब सही से मुझे बताओ। फिर क्या था, रूही को अब किट्टू का प्यार भरा सॉफ्ट मिल गया था, तो उसने भी अब तोते की तरह सब कुछ एकदम से रटने की तरह बता दिया था। हालांकि वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि जब रोहान को ये सब कुछ पता चलेगा तो फिर वो रूही से और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा या फिर कैसे बिहेव करेगा। सारी बात सुनने के बाद किट्टू बोलती है कि हाँ, तो सारी गलती रोहान की ही है, इसमें तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर तो रूही हैरानी से किट्टू को देखने लगती है। बिल्कुल अजीब ही घर था प्रताप हाउस, कोई भी बहू और बेटी की गलती तो निकालता ही नहीं था, किसी में भी हिम्मत नहीं थी जो बहू और बेटी को गलती कह देता। सारी गलती होती तो सिर्फ बेटों की ही होती। यहाँ पर आपके पैराग्राफ का कॉमा और इन्वेंटेड कॉमा को फुल स्टॉप के तौर पर ठीक किया गया है। तभी किट्टू फिर से बोलती है कि और रही बात रोहान से माफ़ी मांगने की तुमको, तो फिर कौन सी किस बात की माफ़ी, किस किताब में लिखा है कि माफ़ी मांगोगी तुम, किसने कहा है तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए। देखो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा हथियार है, तुम्हारे आंसू। मैं भी तुम्हारे पापा को अपने आंसुओं से ही कंट्रोल कर पाती हूँ और फिर थोड़े बहुत ताने भी मारती हूँ। तुम भी ऐसे ही करो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। और रोहान से तो बिल्कुल भी मत डरो तुम, बीवियों को पति से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। किस किताब में लिखा है कि पत्नी पति से माफ़ी मांगती है या फिर डरती है। किट्टू पूरी तरह से रूही को ट्रेनिंग दे रही थी, जिसे वो खुद से अब
अब रुद्र की बैंड बजाती थी, वैसे ही ट्रेनिंग वो अब अपनी बहू को भी दे रही थी। सच में प्रताप हाउस बिल्कुल अलग ही लेवल की फैमिली थी, बिल्कुल अलग, जहाँ बहुओं को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, ज़्यादा प्यार मिलता था। तो वहीं रुद्र जो कॉरिडोर में अपना कॉलर ठीक करता हुआ जा रहा था, तो उसके कानों में अब हल्की हल्की सी किट्टू की आवाज़ पड़ती है। तो रुद्र के पैर तो अब अपने आप में ही रूहान के कमरे के बाहर चले जाते हैं और फिर किट्टू जो रूही को बहुत ही प्यार से समझा रही थी और रुद्र जो अब हाथ बांध कर किट्टू की तरफ देख रहा था और फिर मन ही मन बोलता है कि यार क्या लड़की है ये, बिल्कुल कमाल की लड़की है। मतलब अब तो लड़की नहीं रही है ये, लेकिन मगर फिर भी क्या कमाल की बीवी है ये मेरी, बिल्कुल परफेक्ट बीवी है। खुद तो मेरी बैंड बजाती है और फिर अब अपनी बहू को भी यही शिक्षा दे रही है, अपने बेटे की बैंड बजवाएगी। तभी रुद्र ने रूही की तरफ देखा और फिर रूही की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। रुद्र को कुछ समझ में आ गया था। वो बोलता है कि शायद किट्टू रूही को बिल्कुल सही सलाह दे रही है। रुद्र को देखकर रूही जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है और फिर रुद्र को देखकर धीरे से बोलती है कि पापा आप यहाँ पर कुछ काम था क्या? तो किट्टू ने भी अब पापा सुना तो पलट कर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र अभी किट्टू के पीछे ही खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है लिटिल खरगोश, यहाँ पर क्या शिक्षा दी जा रही है? तो किट्टू भी रुद्र के पास आती है और फिर हल्की नाराजगी भरी टोन में बोलती है कि आपका बेटा मेरी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो रुद्र ने भी अब किट्टू की बात सुनी और फिर रूही की तरफ देखा तो रूही अभी थोड़ा सा बातों को बैलेंस करते हुए थोड़ा धीरे से बोलती है कि नहीं नहीं पापा, इतना तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आप प्लीज़ उन्हें कुछ भी मत कहिएगा, कुछ भी मत। ये सुनकर तो किट्टू ने हल्का सा पलट कर रूही की तरफ देखा और फिर गुस्से से बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या रूही? अभी मैंने तुम्हें इतना बड़ा लेक्चर सुनाया है, इतना कुछ समझाया है और तुम कह रही हो कि रूहान ने कुछ भी नहीं किया है, उसे कुछ भी मत कहना। ऐसे नहीं होता है बेटा, रूहान को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी ना तो फिर वो सही हो जाएगा। तो रुद्र ने एक नज़र किट्टू की तरफ देखा और फिर एक नज़र रूही को देखा तो रूही उम्मीद भरी नज़रों से रुद्र को देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि प्लीज़ पापा उन्हें कुछ भी मत कहना, उन्हें कुछ भी मत बोलिएगा। रुद्र बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम अपने पति को जैसे मनाना चाहती हो ना मना सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसने किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर उसे कमरे से बाहर खींचता हुआ लेकर जाने लगता है। तो किट्टू बोलती है कि रुद्र ये क्या बात हुई, आप मुझे कमरे से क्यों लेकर आ रहे हो यार? हमारा बेटा जिया दी की बेटी को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है और फिर आप हो कि उसे डांटने की बजाय रूही की बातों में आ गए। ये तो गलत बात है ना, हम हमारी बहू के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। अरे वो तो बच्ची है ना, उसे लगता है कि रूहान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, उसे और परेशान करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि होम मिनिस्टर है वो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और ना ही वो कुछ कर सकता है, उसे समझना चाहिए। लेकिन आप तो मुझे ही खींच कर लेकर जा रहे हो। तो रुद्र ने भी किट्टू की एक बात नहीं सुनी थी और फिर उसे खींचता हुआ सीधा अपने कमरे में लेकर आ जाता है। उसने सबसे पहले दरवाजे को अंदर से बंद किया ताकि किट्टू वहां से चली ना जाए, क्योंकि किट्टू अभी भी बाहर जाने की जिद कर रही थी। रुद्र बोलता है कि ये क्या बचपना है लिटिल खरगोश, ये क्या कर रही थी तुम्हें क्या उन दोनों पति पत्नी के बीच में बोलना अच्छा लगता है क्या तुम एक बार भी नहीं सोच सकती हो वो हमारे बहू और बेटा है, उनकी प्रॉब्लम में हम ऐसे बीच में नहीं आ सकते हैं। अरे रूठना मनाना तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता रहता है ना, लेकिन ऐसे किसी भी तीसरे का बीच में बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तुम्हें इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती? तो किट्टू इस बार हल्के से गुस्से में बोलती है कि हाँ, तो मैं बस रूही को यही तो समझा रही थी ना कि पति से दबकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी आपका बेटा है, क्या पता उसे कैसे टॉर्चर करता हो, कितना ज़्यादा परेशान करता हो। यह सुनकर तो रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरानी से किट्टू को देखने लगता है और फिर शादी को लगभग अब 28 साल होने के लिए आ चुके थे, लेकिन किट्टू ने अभी तक रुद्र को ताना मारना नहीं छोड़ा था। किट्टू को तो बस रुद्र को ताने मारने का मौका ही चाहिए रहता है। तो रुद्र भी हैरानी से बोलता है कि यार तुम क्या बात बात पर ऐसे ताना मारा करती हो मुझे, मेरा बेटा है वो रूही को कुछ भी नहीं कहेगा, समझे तुम? मैंने तुम्हें टॉर्चर किया था क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रीज़न था, इस वजह से मैं तुम्हें टॉर्चर करता था। उसके पास क्या रीज़न है? कोई भी रीज़न नहीं है। तो किट्टू भी अपने कंधे उचकाकर बोलती है कि हाँ हो सकता है उसके पास भी कोई ऐसे ही आपकी तरह सॉलिड रीज़न हो सकता है कि उसके और रूही के बीच में भी कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हो, जिस वजह से वो रूही को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा हो, उससे ढंग से बात नहीं कर रहा है। और फिर आज ही उसकी खबर लूँगी ना, तब समझ में आएगा इसको। आज ही क्यों, अभी उसकी खबर लेती हूँ मैं। आप ऑफिस चल रहे हो ना, तो फिर ठीक है, चलो साथ में चलते हैं, मुझे भी आपके साथ ऑफिस चलना है आज। इतना कहकर किट्टू ने अब रुद्र की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। रुद्र तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। रुद्र ने भी अब जल्दी से अपनी बाजू को में जोर से झटका मारते हुए किट्टू से अलग हुआ और फिर बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या किट्टू? बिल्कुल पागल हो तुम, मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारी तरह, समझे तुम? चुपचाप से घर पर रहो, तुम कहीं नहीं लेके जाऊँगा तुम्हें। एक तो पता नहीं घर में टीवी सीरियल देख देख कर
दिमाग में क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे। आई बड़ी, मेरे साथ ऑफिस चलोगी? चुपचाप से घर पर रहो, कहीं भी नहीं जा रही हो तुम मेरे साथ। ऑफिस के आसपास भी ना देख लूं मैं तुम्हें, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम। इतना कहकर रुद्र वहां से चुपचाप चला जाता है और उसके जाते ही किट्टू रुद्र की कमर की तरफ देखकर बोलती है कि आऊंगी तो मैं जरूर ही, और अगर मैं नहीं आई ना तो फिर रूही को पक्का भेजूंगी। ऑफिस तो जरूर कोई ना कोई आएगा, लेकिन बेटे को सबक तो आज ही सिखाऊंगी मैं, देख लेना आप। तो रुद्र ने इस बार किट्टू को पलट की तरफ देखा और कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला जाता है। प्रताप इंडस्ट्रीज में इस वक्त रूहान अभी अपना टाइम देख रहा था तो दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन उसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी उसका काम कंटिन्यू था। जब जब उसे थोड़ा सा भी वक्त मिलता वो फिर से अब नील के लिए किडनी अरेंज करने की कोशिश करता रहता, जिस वजह से वो पूरा टाइम लैपटॉप पर ही लगा रहता। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि अभी तक कोई भी डोनर नहीं मिला था। तभी कैबिन का दरवाज़ा खोलता है तो रूहान ने भी कैबिन की तरफ देखा तो सामने संकल्प खड़ा हुआ था। संकल्प बोलता है कि भाई बड़े पापा खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, चलो चलो चलकर खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। तो रूहान बोलता है कि संकल्प मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, प्लीज़ तुम लोग जाओ और कुछ भी करके बड़े पापा को समझा लेना। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, फिर खाना खा लूंगा। तो संकल्प अभी कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही रूहान ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि प्लीज़ प्लीज़ संकल्प मान जा यार, प्लीज़ जाकर बड़े पापा को समझा ले, तो मैं पक्का जब भूख लगेगी ना तब खाना खा लूंगा, प्लीज़ बड़े पापा को जाकर मना ले। तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रूहान मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि आई विश बड़े पापा समझ जाएं और फिर खाने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स ना करें, वरना पापा तो सबके साथ ही लंच करते हैं ना। काम करते हुए रूहान को 1 घंटा बीत गया था और तभी कैबिन का दरवाज़ा फिर से खुलता है। तो रूहान ने कैबिन की तरफ बिना देखे ही कहा कि संकल्प मैंने कहा ना यार अभी भूख नहीं लगी है, जब भूख लगेगी मैं खाना खा लूँगा। और तभी कैबिन के गेट से आवाज़ आती है कि संकल्प नहीं, मैं हूँ रूही। तो रूहान ने अब रूही की तरफ नज़र उठाकर देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, जाओ जाओ वापस जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रूही अब रूहान के कैबिन के अंदर आ गई और फिर रूहान को देखकर बोलती है कि सच में इतना ज़्यादा नाराज़ हो आप मुझसे, मैंने कहा ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए रूहान। मुझे लगा था कि निर्भय और निशी की शादी में आप बस कहने के लिए ही मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन आप तो सच में मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मान जाइए। अच्छा मैं कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। इतना कहकर रूही ने दोनों कान पकड़ लिया और फिर रूहान का दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा बड़े पापा को किडनी दे और फिर ऊपर से रूही को ऐसे बिहेव करना उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो रूहान बोलता है कि प्लीज़ रूही चली जाओ तुम यहाँ से, बाद में बात करेंगे हम दोनों बैठकर, अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, कभी कभी समझ भी जाया करो बिना बोले। तो रूही ने भी अब अपने कान नहीं छोड़े बल्कि उठक बैठक करते हुए फिर से बोलती है कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगी, नहीं चाहूँगी मैं। अब डिसाइड कर लो अब तुम मुझे कब माफ़ करोगे। तो रूहान ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रूही की तरफ देखा और फिर एक बार फिर से समझाते हुए कहा कि प्लीज़ प्लीज़ चली जाओ रूही, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तुम्हें और फिर तुम रोने लग जाओगी, जाओ यहाँ से चुपचाप से। लेकिन रूही ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपनी उठक बैठक ऐसे ही कंटिन्यू रखती है। तो रूहान को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर उसने अपने दोनों ही हाथ टेबल पर जोर से गुस्से में मारते हुए फिर से कहा कि बस बस बहुत हो गया है रूही बचपना, अब जाओ यहाँ से चुपचाप, मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल भी नहीं देखना चाहता हूँ, वरना खींच के एक थप्पड़ मारूंगा। रूही की आंखों में अगले ही पल पानी आ गया था और फिर सुबह भी रूहान बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करके उसके साथ आया था और फिर अब जब वो माफ़ी मांगने के लिए उसके ऑफिस आई थी तब भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बात कर रहा था। तो रूहान ने फिर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी बंद कर ली। वो रूही पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना चाहता था, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और फिर रूही भरे हुए गले से बोलती है कि मैं तो बस माफ़ी मांगने के लिए आई थी आपसे, सोचा था कि तुम्हारे साथ लंच करूंगी, तुम्हें मनाऊंगी, तुमसे माफ़ी मांगूंगी, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, कितनी बार तो माफ़ी मांग चुकी हूँ मैं आपसे, कितनी बार आप मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला चुके हो, कितना ज़्यादा गुस्सा कर चुके हो, अब माफ़ भी कर दो ना प्लीज़। तो रूहान अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था और फिर था तो वो रुद्र का ही बेटा, उसके अंदर भी रुद्र जितना ही गुस्सा था, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और फिर ऊपर से परवरिश भी तो शोभित नहीं करी थी उसकी। रूहान रूही को कुछ भी कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो उसने अपना फ़ोन की तरफ देखा और फिर उसमें फिर से एक मैसेज आता है जो किसी
बड़े हॉस्पिटल से आया था उसमें भी लिखा था कि उनके पास भी कोई भी किडनी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, उनके पास भी किडनी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, जिस वजह से उसका दिमाग अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। उस मैसेज को पढ़कर तो अब रोहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपना फ़ोन गुस्से में दीवार पर जोर से मारा और फिर उतने में ही रूही फिर से हकलाती हुई आवाज़ में बोलती है कि रोहान, रोहान आई एम सॉरी। अब तो रोहान 4 कदम चलकर रूही के पास आया और फिर उसकी दोनों ही बाजू पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की से शादी हो गई है मेरी, बिल्कुल पागल हो तुम, अकल तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, बिल्कुल उल्टे सीधे काम करती हो तुम पहले। और फिर मैंने कहा ना कि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तुम जाओ जाओ यहाँ से चुपचाप। इतना कहकर उसने रूही को गेट की तरफ ढकेल दिया और फिर रूही जो अब तक अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अब उससे उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब वो और भी तेज रोने लगती है, लेकिन अब तो रूही को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फिर उसने भी पलटकर रोहान की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि जो कुछ भी किया था ना तुम्हारे लिए ही तो किया था, कौन सा मैंने अपने लिए किया था। सोचा था कि मैं तुम्हें कभी बच्चे का सुख नहीं दे पाऊंगी और फिर इसीलिए सोचा कि तुम तनु से शादी करोगे तो हमेशा खुश रहोगे, तुम्हें बच्चों का सुख भी मिलेगा। लेकिन तुमने तो मेरी ही गलती नोटिस की है, बस मेरा सेक्रीफाइस नोटिस नहीं किया है तुमने। क्यों और क्यों मेरे प्यार को नोटिस नहीं किया है तुमने? तुमने तो बस मेरी गलती को ही नोटिस किया है। अगर मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ ना तो ठीक है, फिर चली जाती हूँ मैं अपने घर और फिर वापस कभी भी नहीं आऊँगी, अब कभी भी नहीं आऊँगी। इतना कहकर रूही रोती हुई वहाँ से चली जाती है और फिर जैसे जैसे कॉरिडोर में वो रोती हुई जा रही थी वैसे वैसे उसका दर्द भी अब बढ़ता जा रहा था। रूही को इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे लगा था कि रोहान 1-2 बार सॉरी बोलने से मान जाएगा और फिर उसे माफ़ कर देगा और उसके और रोहान के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दोनों पहले जैसे रहने लगेंगे। लेकिन रोहान तो कहीं का गुस्सा कहीं और पर निकाल रहा था। इस वक्त उसने रूही पर बेमतलब में ही गुस्सा निकाल दिया था। रूही रोते रोते कॉरिडोर में भागी जा रही थी, सामने से रुद्र आ रहा था। रूही इतना ज़्यादा रो चुकी थी कि उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब था कि उसने रुद्र को भी नोटिस नहीं किया और फिर वहाँ से भागती हुई बाहर की तरफ चली गई। और फिर रूही को रोता हुआ देखकर रुद्र के भी होश एकदम से उड़ गए थे। उसे सुबह की बात एकदम से याद आ गई थी। उसे भी लगने लगा था कि कहीं रोहान रूही के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं रोहान रूही को सच में बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है उसके साथ जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कहीं उसका बेटा उसी के ही नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहा है, कहीं उसे भी टॉर्चर तो नहीं कर रहा है। यही सब सोचकर रुद्र रोहान के कैबिन में चला गया और फिर रोहान इस वक्त किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। रुद्र ने उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और फिर वो वापस से अपने कैबिन की तरफ आ जाता है और अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है। कुछ देर रुद्र अपने कैबिन में रखी हुई चेयर पर ऐसे ही बैठा रहता है। उसे वो पल एकदम से याद आने लगे थे जब उसने किट्टू को बेहिसाब टॉर्चर किया था और किट्टू जो अपनी मजबूरियों के चलते अपनी सफाई भी नहीं दे पाती थी, बस चुपचाप से उसका टॉर्चर सहती रहती थी, अपने आंखों से आंसू बहाती रहती थी। रुद्र की आंखें हल्की हल्की सी लाल हो गई थी क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रोहान भी ऐसे ही कुछ करे रूही के साथ। कुछ सोचकर रुद्र ने भी अपना फ़ोन लिया और फिर किट्टू को कॉल करके कहा कि किट्टू जितनी जल्दी हो सके ना तुम ऑफिस आ जाओ, मुझे ना तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्द से जल्द बस मेरे कैबिन में आकर मुझसे मिलो। किट्टू भी फ़ोन पर बोलती है कि क्या हुआ है रुद्र, सुबह तो बड़ा ही अकड़ कर गए थे ना आप मुझसे कि ऑफिस मत आना, दिख भी मत जाना, ये मत कहना वो मत करना, अब खुद ही मुझे ऑफिस बुला रहे हो, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया है? तो रुद्र बोलता है कि प्लीज़ लिटिल खरगोश कभी तो समझ जाया करो यार, प्लीज़ प्लीज़ मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर किट्टू का इंतज़ार करने लगता है। तो वहीं किट्टू ने भी अब रुद्र की आवाज़ में एक बेचैनी महसूस करी थी, उसे भी अब थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, इसीलिए अब वो भी जल्दी से तैयार होकर प्रताप हाउस से निकल गई थी ऑफिस के लिए। अगले 1 घंटे में ही रुद्र और किट्टू दोनों ही कैबिन में बैठे हुए थे। किट्टू बोलती है कि कुछ बताओगे भी या फिर ऐसे ही बैठे रहोगे, क्यों बुलाया है आपने, क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है आपको? रुद्र बोलता है कि किट्टू मुझे लगता है कि सुबह तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, रोहान और रूही के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है। आज रूही को मैंने रोहान के कैबिन से रोते हुए निकलते देखा है, मुझे भी अब उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मुझे लगता है कि रूही को रोहान से बात करनी चाहिए। किट्टू अगले ही पल थोड़ा सा गुस्से से खड़ी होती है और फिर उसने अपनी साड़ी के कमर को ठीक किया और फिर बोलती है कि चलो चलो अभी चलकर रोहान से बात करते हैं पहले, मुझे भी लगता है कि रोहान और रूही के बीच में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है जो ये लोग छुपा रहे हैं। रुद्र भी खड़ा हो गया और फिर दोनों ही अब रोहान के कैबिन की ओर चल दिए। तो किट्टू इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, ऐसे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो रोहान पर हाथ साफ करने का मौका ही ढूंढ रही थी और फिर आज उसे वो मौका मिल भी गया था और अब तो रुद्र का भी सपोर्ट उसे मिल गया था। अब तो वो रोहान की बैंड बजा कर ही रहती, तब तो रुद्र के सपोर्ट के साथ रुद्र की भी बैंड बजाने वाली थी अब वो। वैसे भी बेशक किट्टू रुद्र को
ताना मारा करती थी, लेकिन उस पल को वो बिल्कुल भी भूली नहीं थी कि जब रुद्र ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसे टॉर्चर किया था। और किट्टू बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी ऐसे ही पराई लड़की को इतना ज़्यादा परेशान करे और उसे टॉर्चर करे। दोनों ही अब कैबिन के अंदर चले जाते हैं। रोहान भी आंखें बंद किए हुए चुपचाप से चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। किट्टू ने अभी रोहान की तरफ देखा और गुस्से में कहा कि रोहान रोहान तो रोहान ने भी अब झटके से आंखें खोली और फिर किट्टू की तरफ ऐसे देखकर बोलता है कि हाँ हाँ माँ, क्या हुआ? आप यहाँ पर आपका कोई काम है क्या? तो किट्टू ने भी अपनी साड़ी का कमर कट पल्लू ठीक किया और फिर अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टाँका और फिर दोनों ही हाथ बांध कर गुस्से से बोलती है कि तुम्हें पता है रोहान, जब अवनी भाभी निव्यांश को पीटती थी तो फिर मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब होता था। मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी अपने बेटे को ऐसे ही पीटूं, लेकिन तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बेटा जिंदा है या फिर नहीं। मैं तो बस अपने बच्चे को मरा हुआ ही मान चुकी थी, उसे उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। मगर अब जब मुझे पता चल गया है ना कि मेरा बेटा भी जिंदा है, वो भी मेरे पास रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी अपने बेटे पर अपनी इच्छा निकाल देनी चाहिए, मुझे भी अपना हाथ साफ कर देना चाहिए। तो रुद्र भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, रोहान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। रुद्र ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी। किट्टू ने इतनी बड़ी बात को कितने आराम से सॉर्ट आउट करने के लिए सोच लिया था। तो अभी रोहान बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो माँ? क्या बोल क्या रही हो आप? तो किट्टू थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि तुमने रूही को रुलाया है ना, क्यों रुलाया है तुमने रूही को? तो रोहान बोलता है कि तो फिर आपकी बहू ने आपसे मेरी शिकायत कर दी है क्या माँ? ये मेरे और उसके बीच की बात है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको बीच में आना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी का मैटर है, हम दोनों खुद ही सॉल्व कर लेंगे। किट्टू ने भी आसपास अपनी नजरें घुमाई तो उसके हाथ में एक लकड़ी का आर्टिफिशियल बैट आ गया, जो कि शो के लिए ही रखा हुआ था। किट्टू ने उस बैट को उठाया और फिर रोहान को काफी हद तक बातें समझ में आ गई थी कि अब तो उसकी माँ उसकी बैंड बजा कर ही रहेगी। तो किट्टू अभी उस बैट को दूसरे हाथ में हथेली पर मारते हुए बोलती है कि अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रहा है ना, तो फिर बहुत ही जल्द तुझे सब समझ में आएगा। बहुत ज्यादा मेरी बहू को परेशान किया जा रहा है ना, सुबह भी तू उसे रुला कर आया था घर से, और फिर अब जब वो ऑफिस आई थी तुझसे माफी मांगने के लिए, तब भी तूने उसे रुला दिया और फिर ऊपर से सारा इल्जाम मेरी बहू पर ही डाल रहा है। तू जानता भी है कि वो किसकी बेटी है? पता है तुझे? जिया दी की बेटी है वो, समझा तू? जिया दी को अगर गलती से भी पता चल गया ना कि तूने उनकी बेटी को इतना ज्यादा रुलाया है, उसे परेशान किया है, तो फिर तुम दोनों ही बाप बेटे को मार मार कर भूरता बना देंगी, बहुत ज्यादा पिटाई करेंगी तुम दोनों की, समझे तुम? अब कोई और आकर मेरे बेटे को मारेगा, इससे पहले ही मैं क्यों ना अपने बेटे को 2-4 बैट मार देती हूँ, उसकी अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी, ताकि उसकी अकल अपने आप ही आ जाए। किट्टू की बात सुनकर तो रोहान की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो बोलता है कि सीरियसली माँ, आप मुझे बैट से मारोगी? ऐसा नहीं कर सकती हो आप तो मुझसे प्यार करती हो ना? किट्टू ने कहा कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बैट से ही मारूंगी, मारना तो मैं तुम्हें डंडे से और बैट से भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है ना, इसीलिए फिर तुझे बैट से ही मार दूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ अभी के लिए बैट से ही मारूंगी। इतना कहकर किट्टू एक कदम अब रोहान की तरफ बढ़ती है और फिर रोहान जो जल्दी से अपनी चेयर के पीछे आकर बोलता है कि माँ प्लीज, ये ऑफिस है मेरा, सब लोग देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे, प्लीज प्लीज आपको जो भी बात करनी हो घर पर करना, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो मेरे ऑफिस में। तो किट्टू बोलती है कि ऐसे बिहेव तो मैं तुम्हारे बाप के साथ भी कर सकती हूँ यहाँ पर, तो फिर तेरी क्या हैसियत है? तेरी तो कोई भी औकात नहीं है, समझा तू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रूही को रुलाओगे, तुम मुझसे उल्टा सीधा बोलोगे, अब तो तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें मुझसे। इतना कहकर किट्टू रोहान के करीब जाने को हुई, तभी रोहान घूमकर टेबल के दूसरी तरफ आ जाता है और फिर रुद्र को देखकर बोलता है कि अरे पापा आप क्या चुपचाप से खड़े हुए? माँ क्या बोल रही, प्लीज समझाओ ना माँ को, आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? ये अपने बेटे को ही मारने पर तुली हुई है, माँ को समझाइए ना प्लीज, यहाँ रेपुटेशन है मेरी खराब हो जाएगी, प्लीज समझाइए। रुद्र भी जाकर चुपचाप से चेयर पर बैठ गया और बोलता है कि सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? तुम्हारी माँ के सामने तो मेरी भी नहीं चलती है, वो मेरी भी बैंड बजा चुकी है कैबिन में आके, तो फिर तुम्हारी कैसे चलेगी? और वैसे भी गलती तो तुमने ही किए हैं ना, तो फिर मार तो खानी ही पड़ेगी। तुम्हें रूही को पनिश नहीं करना चाहिए और ना ही परेशान करना चाहिए था, लेकिन तुम तो रूही को बहुत ज्यादा रुला रहे हो ना, भूल गए क्या वो किसकी बेटी है? उसके माँ बाप ने उस लड़की की जिम्मेदारी हमें दी थी, हमें सौंपा है उसको, समझे तुम? और तुम हो कि उसे इतना ज्यादा रुला रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। रोहान बोलता है कि माँ पापा आप लोगों को पूरी बात नहीं पता है, पूरी बात तो पहले सुन लीजिए, अगर पूरी बात अगर पता होगी ना तो फिर आप लोग रूही की ही गलती निकालोगे, मुझे पता है। तो रुद्र बोलता है कि चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है रूही की गलती निकालने का, रूही गलती कर ही नहीं सकती है, और हाँ हमारे घर
घर का रूल यही है कि हम घर की बेटी और बहुओं को वैसे भी कुछ नहीं कहते हैं, चाहे वो कितनी भी गलत हो, चाहे जितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो उन्होंने। तो रोहान बोलता है कि ये कैसा अजीब सा रूल बनाया है आप लोगों ने, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ ऐसे रूल को, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे किसी भी रूल को। तो किट्टू भी अब रोहान को पकड़ कर बोलती है कि ये हमारे घर का रूल है और कहीं का भी नहीं। लेकिन हाँ, रोहान अब किट्टू की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आया था। वो अब पूरे ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और किट्टू उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी किट्टू भी अब थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि कहाँ तक बचोगे बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है ना, अब तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता है मुझसे, आज तो तुम्हें 2-3 बैट मार कर ही रहूंगी मैं, बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है ना तेरी, जैसा बाप वैसा ही बेटा, खून पीकर रखा हुआ है तुम बाप बेटों ने हम सास बहुओं का। एक तुम्हारा बाप जो बिना सोचे समझे ही मुझे इतना ज्यादा परेशान करता था, मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर करता था, और फिर अब तू उसी के नक्शे कदम पर ऐसे चल रहे हो, कितनी ज्यादा बदतमीज हो तुम बाप बेटे। रूही को रुलाया है ना तुमने, तो फिर अब तो तुम गए मेरे हाथों से, मेरे पास तो कोई भी नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर सकता, मुझे तो समझाने वाला भी कोई नहीं था, मेरे आंसू कोई भी नहीं पूछता था, लेकिन रूही के पास तो मैं हूँ ना, रूही को रोने नहीं दूंगी मैं। रोहान भी अब चेयर के चारों ओर घूमता हुआ बोलता है कि अरे माँ पहले आप मेरी बात तो सुनो, एक बार बात सुन लोगी ना तो फिर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने रूही को हर्ट नहीं किया है, बल्कि रूही ने मुझे हर्ट किया है, उसने ही सारी गलती करी है, मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है रूही ने, आपको अभी पूरी बात नहीं पता है। रोहान अपने आप में ही बोले जा रहा था और फिर इतने में ही किट्टू ने रोहान की कमर पर जोर से एक बैट मारा और फिर रोहान उसका हाथ तो अपनी कमर पर चला गया और वो अपनी कमर को रब करता हुआ कराहते हुए बोलता है कि अरे माँ, इतनी तेज से कौन मारता है अपने बेटे को। किट्टू से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि माँ प्लीज मेरी बात तो सुन लो ना आप। इतने में ही किट्टू ने रोहान के पैर पे भी एक जोरदार बैट मारा और फिर उससे बोलती है कि तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी मैं, पहले तुम्हें पनिश तो कर लूँ मैं, तुम्हें पहले मार तो लूँ मैं। वो लड़की यहाँ से रोते हुए गई है ना, तो फिर तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? तो जो तू उसे रोक लेता, उसे मना लेता, तुम्हारी वजह से ही एक लड़की इतना ज़्यादा रो रही, और फिर तुम जो खुद को मर्द कहते हो, आराम से अपनी ऑफिस में बैठे हो, डूब कर मर जाना चाहिए तुम लोगों को, समझे तुम। इतना कहकर किट्टू ने रोहान की बाजू पर भी एक जोरदार बैट जोर से मारा और फिर अब तो रोहान भी भागता हुआ रुद्र की चेयर के पास आ गया था और फिर उसके पीछे खड़ा होकर बोलता है कि बस माँ, 3 बैट हो गए हैं आपके, अब नहीं, अब एक भी बैट नहीं खाऊंगा मैं और एक बार भी अब नहीं पिटूंगा आपसे, बहुत हो गया है आपका, बहुत मार लिया है आपने आज, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तो रुद्र बोलता है कि हाँ तो बोल, मैं सुनता हूँ तेरी बात, क्या बोलना है तुझे, तुम्हारी बात बताओ मुझे, क्या बात है, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो किट्टू बोलती है कि हाँ बता, क्या किया है रूही ने, बता मुझे, जो तू इतना ज़्यादा मुंह फुलाए घूम रहा है, वो किसी और से प्यार करती है क्या, बता मुझे, उसने तुझे चीट किया है, उसने तुझे गाली दी है, या उसने तुझे मारा है, या फिर उसने तेरी बातों को नहीं माना है, उसने तेरे घर वालों की बेइज्जती की है, या फिर किसी के साथ वो भाग गई है, क्या किया है उस लड़की ने जो तुम उसे इतना ज़्यादा रुला रहे हो, जो तुम इतना ज़्यादा मुंह फुलाकर घूम रहे हो मेरी बच्ची पर, क्या तुम्हारी बात नहीं मानती है क्या, बता मुझे, क्या तुमसे झगड़ा करती है क्या करती क्या है वो, बता मुझे, अब क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच में। अब रोहान सोच में पड़ गया था, उसे रूही की वो बातें एकदम से याद आ गई थी, तुमने मेरा दिल दुखाना तो देख लिया है, लेकिन मेरा सेक्रीफाइस नहीं देखा, मेरी इंटेंशन तुम्हें प्यार करने की नहीं देखी। अब तो रोहान को भी समझ में आ रहा था कि सच में उसने रूही का सेक्रीफाइस को इग्नोर कर दिया था, उसके प्यार को भी इग्नोर कर दिया था। आखिरकार जो कुछ भी रूही ने किया था, किया तो बस रोहान के लिए ही था, उसकी खुशी के लिए ही किया था। तो रोहान को अब थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि उसे रूही के साथ प्यार से पेश आना चाहिए था, उसे रूही पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। इतने में ही किट्टू फिर से बोलती है कि अब तू सोच क्या रहा है, बताता क्यों नहीं है, क्या किया है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, बता मुझे, क्या किया है रूही ने, बता जल्दी बता, वरना इस बार बैट मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगी, बता मुझे। तो रोहान इस बार थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि माँ आई थिंक मेरी ही गलती है, सब कुछ मैंने ही खराब किया है, मैं मना लूंगा रूही को। इस पर रुद्र भी अब चेयर से खड़ा हुआ और फिर रोहान की तरफ देखकर बोलता है कि मना लूंगा नहीं, मना लेना है तुझे, समझा तू। अगर शाम तक हमने रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी ना, तो फिर अभी तो सिर्फ तेरी माँ ने तुझे मारा है, फिर जो तेरा हाल करूंगा ना मैं, वो तू सोच भी नहीं सकता है, मैं तुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा, समझा तू। किट्टू ने भी अब बैट को साइड में फेंका और फिर रोहान की तरफ देखकर गुस्से से बोलती है कि हाँ, और अगर मेरे रुद्र ने तुम्हें पीटा ना, तो फिर तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी, कोई भी नहीं जोड़ पाएगा, समझा तू। तो रुद्र और किट्टू की बात सुनकर तो रोहान ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू बोलती है कि चलिए रुद्र, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जितना समझाना था समझा लिया है इसको, अगर शाम तक ये सही रास्ते पर नहीं आया ना और इसने रूही को नहीं मनाया ना, तो सच कहती हूँ घर में तो दुनिया भर का सामान रखा हुआ है जिससे मैं इसे पीट सकती हूँ, इसका सिर फोड़ सकती हूँ। तो रुद्र ने भी फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर
किट्टू का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है। दोनों ही अब कॉरिडोर से जा रहे थे और दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी रुद्र बोलता है किट्टू की तरफ से, क्या बात है लिटिल खरगोश, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा लिटिल खरगोश इतना डेयरिंग भी हो गया है। मुझे तो लगता था कि तुम आज भी वही डरी और सहमी सी लड़की हो। किट्टू बोलती है कि अब रहती भी तो रुद्र प्रताप सिंह के साथ होना तो फिर डेयरिंग होना तो बनता ही है मेरा, ऐसे नाजुक सी बनना थोड़ी ना बनता है मेरा। वैसे भी मेरी भी दिल की तमन्ना यही थी कि मेरा बेटा होता तो मैं भी उसे एक दो चांटे रोज मारती, लेकिन मैंने चांटा तो नहीं मारा उसे। कोई बात नहीं, शाम तक अगर उसने रूही को नहीं मनाया ना तो फिर 2 चांटे भी मार दूंगी उसके गाल पर और ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। तो रुद्र के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने किट्टू को प्यार से साइड से गले लगाया और फिर बाहर ले जाता हुआ मुस्कुराकर बोलता है कि सच में लिटिल खरगोश, सच में तुम ना बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो गई हो। अब तुम तो एकदम कमाल की बीवी हो गई हो और फिर कमाल की माँ भी बन चुकी हो। और हाँ, सास तो ऐसी हो कि तुम्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। सच में एकदम परफेक्ट सास हो तुम। इतना कहकर रुद्र अभी किट्टू को प्रताप इंडस्ट्री से बाहर लेकर आ गया था और फिर दोनों ही गाड़ी में आकर बैठकर सीधा घर के लिए निकल गए थे। उनके जाते ही रोहान, जो कि अपनी चेयर पर आकर बैठा लेकिन अभी भी उसे अपने हाथ पैर को रब कर रहा था, उसे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अब बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार सच में माँ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। किट्टू ने सच में 3-4 बैट ही मार दिए थे, मगर जिस वजह से उसे अब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। आखिरकार रोहान ने भी अपना फ़ोन उठाया और फिर रूही को मैसेज किया, लेकिन बदले में कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो रोहान ने फिर से मैसेज किया, लेकिन इस बार भी कोई भी रिप्लाई रूही की तरफ से नहीं आता है। अब तो रोहान को सच में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि सच में उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया है। रोहान ने फ़ोन किया लेकिन रूही ने उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। रोहान मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार लगता है घर जाकर ही मनाना पड़ेगा इसको, नहीं तो अब तो ये रो रो कर पागल हो जाएगी। पता नहीं मानेगी या फिर नहीं मानेगी, और वैसे भी माने भी क्यों, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करता हूँ मैं उसके ऊपर। कितने प्यार से तुम उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी, मान जाता यार तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं, मुझे भी ना पीटना था इतना ज़्यादा। सही कहते हैं पापा और बड़े पापा, लातों के भूत बातों से ही नहीं मानते हैं। मुझे भी ना 2-4 बैट पड़े और तभी समझ में आया कि मैं रूही को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही उसे बेमतलब का परेशान कर रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ निशी और निर्भय दोनों ही अब एक रेस्टोरेंट में आराम से बैठे हुए थे। दोनों ही लंच कर रहे थे। निशी और निर्भय दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो निर्भय निशी को देखकर प्यार से बोलता है कि अब तो तुम खुश हो ना, सब कुछ ठीक हो गया है और हमारी शादी भी हो गई है। तो निशी ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ निर्भय की तरफ देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि हाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ये बताओ तो हमारा रिसेप्शन कब होगा और कहाँ पर होगा? हम किस किस मेहमान को अपने रिसेप्शन में बुलाएंगे और फिर तुम रिसेप्शन वाले दिन क्या पहनोगे? निर्भय ऐसे ही न जाने कितनी ही बातें निशी ने एक साथ ही निर्भय से बोल दी थी। बेशक से सब कुछ ठीक हो गया था, अब वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे और निशी तो सच में अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सभी घर वालों ने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन निर्भय उसकी आंखें तो अभी निशी पर ही टिकी हुई थी। कहीं ना कहीं अब कुछ भी थोड़ी सी कसक रह गई थी जो निशी के लिए वो नहीं कर पाया था। निशी के कुछ अरमान भी पूरे नहीं हुए थे अभी तक, बाकी अरमान के लिए निशी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। निशी सच में बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। निर्भय ने बहुत ही प्यार से निशी के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर कहा कि जहाँ तुम कहोगी ना वहीं पर रिसेप्शन होगा और जो तुम चाहोगी वही पहनोगी और जो तुम डिसाइड करोगी वही मैं भी पहन लूँगा। मैं तो अब तुम्हारा गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो तुम। इस बार रिसेप्शन तड़कता और भड़कता होगा, तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी उस रिसेप्शन में। निशी के चेहरे पर तो अब मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो एक्साइटेड होकर बोलती है कि हाँ हाँ, बस अब तो एक रिसेप्शन ही रह गया है, फिर तो सब कुछ हमारे हाथ में ही होगा, बाकी सब तो हमारा बेबी ही होगा ना, तब सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बड़ी सी पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे, मेरी सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। तो निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो दोनों ही अपना लंच एंजॉय करने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक दूसरी टेबल पर राहुल बैठा हुआ था, जो उन दोनों को गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था और फिर अंदर ही अंदर जल चुका था। उसे सच में इस वक्त निर्भय और निशी को साथ में देखकर जलन हो रही थी। आखिरकार उसे निशी को कुछ भी करके माफिया किंग के हवाले निशी को करना था, लेकिन निर्भय ने निशी के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और निशी निर्भय से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। और फिर निर्भय ने इसी तरह से निशी से शादी करके राहुल से उसे बचा लिया था। हालांकि निर्भय भी नहीं जानता था कि राहुल किस तरीके का लड़का है और वो निशी के साथ किस तरह का रिलेशन रखना चाहता है और वो क्यों ऐसे उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है, मगर इतना तो वो समझ गया था कि राहुल निशी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहुल
गुस्से में निशी और निर्भय को घूर घूर कर देख रहा था और फिर इतने में ही उसका फ़ोन रिंग होता है। राहुल ने फ़ोन को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि कितने महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक किसी भी लड़की का इंतज़ाम क्यों नहीं किया, अभी तक कोई भी लड़की हमारे पास क्यों नहीं भेजी है। तू लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, क्योंकि अगर तूने लड़की नहीं भेजी ना तो फिर तू तो जान से जाएगा। चुपचाप एक लड़की का इंतज़ाम कर, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता है, समझा तू। ये सुनकर तो राहुल की पकड़ अब अपने फ़ोन पर और भी ज़्यादा कस गई थी और फिर आखिरकार राहुल ने भी अब सट्टा खेलकर माफिया किंग का बहुत सारा पैसा जो उधार ले लिया था और अब उसे चुकाने के लिए उसे निशी को उनके हवाले करना ही था, क्योंकि अगर वो लड़की का इंतज़ाम मतलब निशी का इंतज़ाम करके उसे नहीं देता तो फिर वो उसे जान से मार देता। लेकिन निर्भय ने तो साफ नीयत के चलते निशी को बचा लिया था और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाकर उससे शादी कर ली थी। तो राहुल ने भी अब जवाब देते हुए कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द एक लड़की का इंतज़ाम हो जाएगा और फिर आपके पास भेज दूंगा मैं। इस बार दूसरी तरफ से गुस्सैल आवाज़ आती है कि माफिया किंग ने कहा है कि उन्हें वही लड़की चाहिए जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, हाँ निशी, याद आया, निशी ही चाहिए उन्हें, क्योंकि वो अब किसी भी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है, उसे तो बस निशी के साथ ही एक रात गुजारनी है। राहुल बोलता है कि निशी नहीं मिल सकती है अब, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है। उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि लेकिन माफिया किंग को तो वही लड़की चाहिए, अब तू कुछ भी कर, चाहे जैसे कर, बस लड़की तो उसे वही चाहिए। अब या तो उसी लड़की को लेकर तू उसे दे दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब फैसला तेरे हाथ में है और तुम्हारे पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है, समझा तू। बस 10 दिन का वक्त है तेरे पास, जितनी जल्दी हो सके ना टारगेट को कंप्लीट करो, वरना या तो तुम मारे जाओगे या फिर इस दलदल में खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि तुमने सच में माफिया किंग का बहुत सारा पैसा लिया है और यहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन को कट कर दिया और उसके फ़ोन को कटते ही राहुल ने भी जोरदार एक पंच बनाकर टेबल पर जोर से मारा। कितनी मुश्किल से तो उसने निशी जैसी लड़की को पटाया था, कितनी मुश्किल से तो निशी उसके प्यार के झूठे जाल में फंसी थी, उसे एक बार बचाने के लिए कोशिश भी की थी उसने, लेकिन उस वक्त भी रोहान और अरमान जब नियति और रूही को ढूंढने के लिए वहां पर आए थे तो वहां उन्हें निशी मिल गई थी और फिर किस्मत ने निशी का साथ दे दिया था और वो एक बार फिर से फंसाने से बच गई थी और फिर वो एक बार माफिया किंग की कैद से फिर से निकल गई थी। इधर दूसरी बार निशी को निर्भय ने बचा लिया था और फिर राहुल यही सब कुछ सोच सोच कर आग में चल रहा था। उसे इस वक्त सच में निशी और निर्भय दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों के टेबल के पास जाता है और निशी को देखकर बोलता है कि क्या बात है, मेरे जैसे लड़के को बेवकूफ़ बनाकर अपने पति के साथ लंच एंजॉय किया जा रहा है, बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा किया है निशी तुमने, मुझे तो तुमने पागल ही बना दिया ना, अब मुझे तुम धोखा देकर अपने पति के साथ यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। तो निशी ने भी अब राहुल को वहीं पर देखा तो एकदम से घबरा जाती है, उसका चेहरा भी एकदम से पीला पड़ गया था, वो बस राहुल को ही देखे जा रही थी और फिर ऐसा नहीं था कि निशी ने राहुल को चीट किया था, बल्कि राहुल ही उसे इग्नोर करता था, उसके फ़ोन को रिसीव नहीं करता था, उससे बात करना नहीं चाहता था, उससे मिलना नहीं चाहता था और फिर उसी वक्त निर्भय ने निशी से दोस्ती बढ़ा ली और फिर उसे प्रपोज कर दिया और निशी ने भी हाँ कर दिया था और उन दोनों के बीच में कब प्यार हो गया ये निशी को भी नहीं पता चला। वैसे भी निशी निर्भय के साथ ज़्यादा सिक्योर महसूस करती थी, उसके साथ ज़्यादा उसे पसंद आता था और फिर राहुल तो बस उसे इग्नोर ही करता था, कभी भी उसकी बातों को ढंग से सुनता तक नहीं था। तो निशी भी नम आंखों से बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है राहुल, बल्कि तुम ही मुझे इग्नोर करते थे, तुमने ही मुझे धोखा दिया है। मैं कितना फ़ोन करती थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुमने कभी भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, कभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। राहुल बोलता है कि क्या बात है, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल रही हो तुम, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही बात है, मैं ठहरा मामूली सा लड़का और ये ठहरा ये द ग्रेट बिजनेसमैन निहाल राजपूत का इकलौता बेटा, तो फिर जाहिर सी बात है इसी से ही शादी करोगी ना, मुझ जैसे मामूली से लड़के से शादी थोड़ी ना करोगी तुम। तो निर्भय अब राहुल की बातों को सुन रहा था, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने राहुल की तरफ देखा गुस्से से घूर कर और फिर उससे पहले ही निशी ने निर्भय का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि निर्भय राहुल को छोड़ेगा नहीं, वो उसे बहुत ज़्यादा पीटेगा और फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, फिलहाल तो वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी, वो बस निर्भय के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके खुश रहना चाहती थी। कितनी मुश्किल से तो उसकी और निर्भय की शादी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे के करीब आए थे। तो निशी ने भी अब निर्भय का हाथ पकड़ लिया, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रेस्टोरेंट में अभी कोई भी सीन क्रिएट हो जाए। तो निर्भय ने भी अब निशी की तरफ अपनी पलकें झपकाई और फिर अगले ही पल राहुल का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ दिया और फिर राहुल का हाथ उसकी कमर पर जाकर लग जाता है। तो निर्भय ने काफी ज्यादा गुस्से में राहुल की तरफ घूरते हुए देखा और फिर गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तू भी जानता है और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि गलती किसकी है, समझा तू, यहाँ पर ज्यादा तमाशा करने
करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भोले बनने की ज़रूरत नहीं तुझे, समझा तू? तेरे जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानता हूँ। नशे की मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की ना तो फिर हाथ मरोड़ कर तेरा दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा तू? तूने अभी निर्भय राजपूत का गुस्सा नहीं देखा है। तूने ये तो कह दिया ना कि मैं एक दफ़ा मस निहार राजपूत का इकलौता बेटा हूँ, तो जरा ये भी सोच ले कि अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो फिर मेरे पापा दुनिया हिलाने की हिम्मत भी रखते हैं और फिर तेरा क्या करेंगे तुझे अच्छे से पता होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हमसे टकराने से पहले 4 बार सोच लेना, समझा तू? अब निकल यहाँ से, वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर हवा की तरह गायब कर दूंगा तुझे यहाँ से, और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही तुझे कोई बचा पाएगा। अब मेरे निशी के आसपास भटकने की भी कोशिश मत करना। इसीलिए निकल यहाँ से, निकल यहाँ से चुपचाप, और आज के बाद मेरी निशी के आसपास भी मत दिखाई देना, समझा तू? वरना सच कहता हूँ राहुल, अपनी निशी के लिए बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हूँ मैं, कुछ भी कर दूंगा और एक बार भी नहीं सोचूंगा तुझे मारने से पहले। ऐसा ना हो कि दुनिया से ही मैं तुझे रुखसत कर दूं। इतना कहकर निर्भय ने राहुल को थोड़ा सा झटका दिया और फिर राहुल वो थोड़ा सा 4 कदम पीछे हट जाता है। इस वक्त राहुल भी निर्भय के गुस्से को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, तो राहुल ने भी थोड़ा सा गुस्से में पलट कर निर्भय की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि ठीक नहीं किया है तुमने, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है हम दोनों के बीच में आकर। तो निर्भय ने भी अब अपनी बाजुओं को फोल्ड किया और फिर बोलता है कि अगर तू चाहता है कि मैं शांत रहूं तो फिर चुपचाप से यहाँ से चला जा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा अभी, वरना तुझे यहीं पर मारने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा, समझा तू? निकल, निकल यहाँ से अभी के अभी, आज के बाद दिख भी मत जाना मेरी निशी के पास, समझा तू? राहुल वहाँ से चुपचाप से चला जाता है, लेकिन मन ही मन कुछ डिसाइड कर चुका था। वो मन ही मन अब बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला था। तो वहीं निशी की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो निर्भय को देखकर फिर से बोलती है कि मेरी गलती नहीं थी निर्भय, मेरी कोई गलती नहीं है। तो निर्भय ने भी अब निशी के सिर को अपने सीने से प्यार से लगाया और फिर उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ निशी, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं ये भी जानता हूँ कि राहुल तुम्हें सिर्फ इमोशनली ही इस्तेमाल कर रहा था, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, तुम भूल गई। लेकिन मुझे बहुत कुछ याद है, उस रात तुम राहुल से मिलने के लिए 5 स्टार होटल में आ गई थी ना, तो फिर राहुल तुम्हें वहीं सिटिंग एरिया में बैठाकर गायब हो गया था। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, अगर उसे तुमसे प्यार होता ना तो शायद वो तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुम्हें अटेंशन देता, तुम्हारी चीज़ों को समझता। अगर वो तुमसे प्यार करता ना तो तुम्हारे हर मैसेज का रिप्लाई करता, तुमसे मिलने के लिए पागल रहता, तुमसे बातें करता, तुम्हारी शादी रोकने की भी कोशिश करता, तुमसे मिलने और बात करने की हर कोशिश करता वो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता था। तुम भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि राहुल तुम्हें प्यार करता था। उसने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया है, उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है पैसों के लिए, कभी भी नहीं किया है तुमने। हो सकता है कि राहुल के दिमाग में ये बात आती हो कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और फिर सचदेवा खानदान की इकलौती बेटी हो। अगर उसकी शादी तुमसे हो जाती है तो फिर उसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी खुशी के लिए राहुल से शादी भी करवा देते। समझ रही हो ना निशी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा पति निर्भय राजपूत हमेशा खड़ा रहेगा। निशी सुबकते हुए बोलती है कि हाँ हाँ समझ रही हूँ निर्भय, राहुल मुझसे नहीं मेरे पैसों से ही प्यार करता था। निर्भय बोलता है कि एग्जैक्टली यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वरना हमारे बेबी पर असर होगा। तुम बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो और अपनी शादी को एंजॉय करो तुम। निशी के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपना सिर उठाकर निर्भय की तरफ देखा और प्यार से बोलती है कि आई लव यू निर्भय, तुम ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे, तुम सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कमियां हैं मगर फिर भी तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, कितनी जल्दी तुमने मुझे सब कुछ भुलाकर एक्सेप्ट कर लिया, कितने आराम से एक्सेप्ट कर लिया है तुमने मुझे। कोई और लड़का होता तो शायद मेरे चरित्र पर उंगली उठाता, मुझे छोड़कर चला जाता। निर्भय बोलता है कि तुम हो ही इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी अच्छी हो तुम कि तुम्हें कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। मैं तो कभी भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूँ। और रही बात कि कोई और लड़का होता तो कोई और लड़का कभी भी नहीं होता, समझे तुम, बस मैं ही होता क्योंकि मैं ही तुम्हारे लिए बना हूँ, समझी ना। तो निर्भय भी निशी को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था। इधर दूसरी तरफ रूही जो कि अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी हुई बस रोई जा रही थी। आज जो कुछ भी ऑफिस में रोहान ने उसके साथ किया था उसे वो सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। रूही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। 2 दिन से रोहान को मनाने की कोशिश कर रही थी, उसके आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन रोहान ने तो जैसे कसम खा के रखी थी कि वो रूही से मानेगा नहीं और ना ही वो उससे बात करेगा, वो उसे परेशान करके ही रहेगा। रूही भी अपने चेहरे पर तकिया लगाकर आंसू बहा रही थी और तभी उसने अपनी गर्दन पर हल्की सी गर्म सांसें महसूस करी। तो
रूही का रोना अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रूहान उसे मनाने के लिए आ चुका है। रूहान ही है जो उसे मनाने के लिए आया है, लेकिन शायद अब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। अब वो रूहान से मानने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अब तो रूही अपना गुस्सा रूहान को दिखाने वाली थी। उसने भी हल्का सा पलट कर रूहान को धक्का दिया और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ। मेरा ना तुम्हारे पास रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है ना तुम्हें, तो ठीक है, मैं ना तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगी। अब मैं चली जाऊँगी यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। ये कहते कहते रूही सुबकने लगती है। रूहान जो कि अब बेड पर आधा अधूरा लेटा हुआ था, वो रूही को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी एक एब्रो चढ़ाकर रूही की तरफ देखा और कहा कि अच्छा, अब तो आपसे तुम पर आ गई तुम, क्या बात है। तो रूही भी सुबकते हुए बोलती है कि शुक्र मनाओ कि आप से तुम पर आई हूँ, मैं तुमसे तू पर नहीं आई हूँ, समझे। वरना जैसी आपकी हरकतें हैं ना, तो फिर मन तो यही करता है कि आपको बहुत सारी गालियां दूं, बहुत सारी पिटाई करूं, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करूं। ये कहते कहते रूही अब और भी तेज तेज रोने लगती है। तो रूहान अभी थोड़ा सा रूही के नज़दीक जाने को हुआ, तभी रूही भी बेड से उतर गई और फिर बोलती है कि खबरदार खबरदार, अगर गलती से भी मेरे पास आ गए आप तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरे इंसान हो आप, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। थोड़ी भी शर्म नहीं आई आपको, थोड़ा भी तरस नहीं आता है आपको मुझ पर। अगर इतनी ही ज़्यादा नाराज़ होना था आपको तो फिर सब कुछ ठीक ही क्यों करते हो, सब कुछ ठीक ही क्यों किया, क्या ज़रूरत था मुझे ये सब कुछ समझाने की कि मैं गलत हूँ। क्या गलत किया है मैंने, बताइए क्या गलत किया है। यही ना कि आपके बारे में सोचकर अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने लगी थी। आपकी खुशियों को देखा मैंने, अपनी खुशियों को दबा दिया, आपकी खुशी के लिए आपसे दूर भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर आपने तो मेरे दिल की हालत भी नहीं समझी, बल्कि उल्टा मुझसे ही गुस्सा करने लगे। जाओ जाओ यहाँ से, वरना मैं सच कहती हूँ कुछ भी कर दूंगी आपके साथ या फिर खुद के साथ। रूहान भी बेड से उतरा और फिर बोलता है कि क्या कर दोगी, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर दोगी। रूही ने अगले ही पल एक शो पीस उठाया और फिर उसे रूहान की तरफ दिखाते हुए बोलती है कि मैं सच में शर्म नहीं करूंगी, बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी, और फिर इसे उठाकर जोर से फेंक दूंगी। या तो आपका सिर फूट जाएगा या तो फिर आपका मुंह फूट जाएगा, समझे आप। सिर फोड़ दूंगी मैं आपका, निकलो यहाँ से, निकलो अभी के अभी। तो रूहान भी आंखें फाड़े बस रूही को ही देखे जा रहा था और फिर इतना गुस्सा तो रूही ने शायद कभी भी नहीं किया था, वो भी रूहान के साथ तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और फिर वो तो रूहान के साथ हमेशा से स्वीट सी रही थी और ऐसे गुस्सा कभी भी नहीं करती थी। लेकिन अब रूहान की बातों से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। रूहान बोलता है कि पागल हो गई हो क्या तुम रूही, मेरे सिर में लग जाएगी, हटाओ इसे, छोड़ो छोड़ो इसे। तो रूही बोलती है कि सिर में मारने के लिए ही तो मारूंगी ना, सिर ही तो फोड़ना है मुझे आपका, निकलो यहाँ से, चले जाओ, वरना सच कहती हूँ कुछ भी कर दूंगी, सिर फोड़ दूंगी आपका, जाओ यहाँ से। तो रूहान अब थोड़ा सा घबरा गया था और फिर वो भी जल्दी से पीछे हटता हुआ उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे के बाहर किट्टू हाथ बांध कर खड़ी हुई थी। तो रूहान ने भी किट्टू की तरफ देखा और फिर अपने कमरे की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि मेरे लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ कहानी हो गई है यार, कहाँ पर जाकर अपना सिर दे मारूं मैं, कोई है जो मुझे समझता ही नहीं है। तो किट्टू ने भी आंखें दिखाते हुए इशारों से कहा कि मुझसे पिटना है कि बीबी से पिटना है तुझे, खुद ही सोच ले। तो रूहान बोलता है कि मैं तो गया था ना मनाने के लिए उसे, जब मारने पर उतारू हो गई है तो फिर कैसे मनाऊं माँ। तो किट्टू ने कहा कि वो सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है मुझे। अगर तुमने रूही को शांत नहीं करवाया, तूने उसे नहीं मनाया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। तू पिट जाओगे मेरे हाथ से, वो भी बहुत तेज मारूंगी तुझे इस बार। वैसे भी आजकल मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली लग रही है मुझे, ऐसा ना हो कि पहले मैं मारूं और फिर तुम्हारे पापा तुम्हें मारे। और फिर नील भैया को तो तुम अच्छे से जानते ही हो ना, वो जितना समझाएंगे ना उतना ही ज़्यादा मारेंगे भी तुम्हें। नील भैया का चांटा खाया है ना तुमने एक बार, तो कैसा लगा था, इस बार ना बहरे कर देंगे तुम्हें। तो रूहान को तो अचानक से अब याद आ गया था कि चांटा तो उसने भी खाया था नील का, जो कि बहुत ही जोरदार था। उसने अगले ही पल अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और हाथ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि अच्छा अच्छा मैं जाता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ आपकी बहू को मनाने के लिए। इतना कहकर रूहान फिर से अब कमरे के अंदर धीरे धीरे चला जाता है। रूही अभी भी हाथों में वो शो पीस पकड़े होकर खड़ी हुई थी, रूहान को गुस्से में देख रही थी और फिर उसने उस शो पीस को गुस्से में रूहान की तरफ फेंक दिया और फिर रूहान ने शो पीस कैच कर लिया और बोलता है कि ये क्या बचपना है रूही, प्लीज़। रूही सच में लग जाती तो फिर अभी मेरा सिर फूट जाता और फिर तुम फिर से बहुत ज़्यादा रोती। तो रूही बोलती है कि लग जाती तो लग जाती, मुझे भी ना कितनी ज़्यादा लगी है उसकी तो कोई हिसाब ही नहीं है, आपकी मुझे बहुत ज़्यादा बातें लगी हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी और आपको डाइवोर्स भी दूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी, समझे तुम। तो रूहान ने भी इस बार अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि आई बड़ी डाइवोर्स देने वाली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगी और मैं तुम्हें डाइवोर्स
डाइवोर्स देने दूंगा, कभी भी नहीं, समझी तुम। तुम्हें लगता है कि ये जो मैंने तनु को हमारे बीच में से निकाला है ना, वो इसीलिए ही तो निकाला है कि तुम डाइवोर्स दे दोगी। और रूही जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तो क्या करूँ, आपके आगे पीछे घूमती रहूँ, मैं अपनी बेइज्जती करवाती रहूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगी अब आपको। चले जाओ यहाँ से, चुपचाप से चले जाओ, वरना मैं फिर से कुछ कर दूंगी। जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, आपको इस कमरे में रहने का कोई भी हक नहीं है। रोहान एक कदम रूही की तरफ फिर से बढ़ता है और फिर रूही जो गुस्से में फिर से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से, तो जाओ 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 यहाँ से, मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रोहान मना पाएगा रूही को, या फिर रुद्र और किट्टू बजाएंगे अब रोहान की बैंड? क्या होगा इस कहानी में आगे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। थैंक यू फ्रेंड्स।